चलिए और दूसरे वाले समास की चल नेक्स्ट नंबर 2 नंबर पर आते हैं। तो 2 नंबर पर हम पढ़ाते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व का मतलब होता है दोनों पद। इसमें एक चीज और मैं बता दूं आपको, दोनों पद के साथ साथ इसमें क्या हो रहा होता है कि और का लोप हो रहा होता है कहीं ना कहीं, या तो डैश आएगा बीच में, दोनों विपरीत वर्ड होंगे, विलोम शब्द कह सकते हैं एक दूसरे के, या फिर दोनों पदों में डैश होगा और डैश के अलावा उसमें और छिपा होगा। जैसा कि मैंने पहले बताया था डैश, जैसे कि अभी मैंने दिखाया था आपको, जैसे कि सुख डैश दुख, यहाँ पर डैश है लेकिन यहाँ पर अब भी और समाप्त नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर डैश का मतलब होता है सुख और दुख। ठीक है, अगला भाई बहन। ठीक है, भाई और बहन, जहां पर अपोजिट वर्ड आपको दिखाई देते हैं वहां पर यही समास होगा। ठीक है ना, छोटा बड़ा, ठीक है, ऊपर नीचे, आगे पीछे, ठीक है, इन सब के बीच में क्या छिपा हुआ है, और छिपा हुआ है। ठीक है ना, जैसे कि छोटा और बड़ा, जहां पर ऊपर और नीचे, आगे और ठीक है, यहाँ पर एकदम साफ हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। जहां पर डैश लगा हो और का लोप हो रहा हो, ठीक है ना, या फिर दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो। जैसे कि इसमें एक क्वेश्चन बहुत कई बार पूछा गया, जैसे देवासुर है ना, देवासुर को संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, देव प्लस असुर, और देव असुर का मतलब होता है देव और असुर। साफ हो गया, दोनों समास है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर ये मत समझिए देवों के असुर होते हैं, गलत है। देव अलग है और असुर अलग है। देव माने होता है देवता और असुर माने होता है राक्षस। ठीक है, यहाँ पर आपकी समझ में आ चुका होगा। इसमें दोनों पद हैं वो प्रधान है अपने आप में, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं लेकिन एक दूसरे से अलग होते हैं। बीच में या तो और का लोप होता है और बीच में जहां पर दिखाई देगा वहां डैश दिखाई देगा आपको। जहां पर डैश दिखाई दे और दोनों अपोजिट हो, अपने आप आंख बंद करके दोनों समास को लगा दीजिए। ठीक है, चलिए अगले समास की तरफ चलते हैं। देखिए अगले में हम चलते हैं नंबर 3, द्विगु समास। द्विगु समास में पहले ही बता चुका हूं, प्रथम पद कैसा होता है, संख्यावाची। देखिए इस समास में और आपका जो बहुब्रीहि समास होता है उसमें थोड़ी सी समानता होती है, क्योंकि कहीं कहीं वो समास बहुब्रीहि समास में भी चला जाता है और द्विगु समास में भी रहता है, लेकिन हमें ऑप्शन के हिसाब से चलना होगा, ऑप्शन में क्या आता है। ठीक है ना, संख्यावाची का मतलब पहला पद संख्यावाची, जैसे कि शताब्दी आपने सुना होगा, या फिर हम ले सकते हैं इसमें नवरत्न। नवरत्न दिख रहा है, नवरत्न तो साफ दिख रहा है, नवरत्न है। अगला हम लेते हैं चौराहा। ठीक है, 4 राहों का समूह है, 4 राह यानी रास्ते हैं, इधर आपका 9 रत्न है। तो इन चीजों को हम जानते चलेंगे, समझते चलेंगे। ठीक है, अगला हम आ सकता है इसमें चतुर्भुज। ठीक है, पंचवटी, 5 जो पेड़ होते हैं उनका समूह चतुर्भुज, 4 भुजाओं का समूह हो सकता है, त्रिभुज हो सकता है ना, षटभुज हो सकता है। लेकिन ऐसा ना जहां पर आनंद शब्द आ जाए, समझ में आ रहा है, आनंद शब्द आ जाए, जैसे कि यहाँ पर हमने चतुर्भुज है, 4 भुजाओं वाला है, तो अगर इसमें ऐसे बोल देता कि ये 4 भुजाएं हैं जिसकी अर्थात विष्णु, तो ये बहुब्रीहि समास के लिए चला जाएगा। तीसरा अगर केवल 4 भुजाएं नॉर्मल दे रखी हैं और ऑप्शन में बहुब्रीहि समास नहीं है तो हम द्विगु समास को सीधा सीधा लगा लें, और दोनों आते हैं तो वहां पर कंफ्यूजन होता है, तो इस क्वेश्चन में दोनों पे नंबर मिल जाते हैं कहीं ना कहीं। अगर ऐसा कुछ होता भी है तो आप सबसे पहले चतुर्भुज में जो ऑप्शन लगाएंगे वो आपको द्विगु समास पे लगाएंगे। ठीक है ना, बाद में जाएंगे दूसरे समास की तरफ।
ठीक है, जहां पर आपको संख्या शब्द दिखाई दे वहां पर द्विगु समास को सीधा लगा दीजिए ना, द्विगुण आ जाए, है ना, कुछ भी संख्या आ जाए किसी की भी, 12 द्वादश आ जाए, पंचदश आ जाए, है ना, इस तरह का कोई भी शब्द आता है वहां पर आप इसे लगा सकते हैं। और कोई भी उदाहरण आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको प्रैक्टिस में साफ दिखाई दे जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे वाले को हम पढ़ते हैं। और देखिए जहां पर कोई समझ में नहीं आ रहा, कोई दिक्कत आ रही है तो वहां पर आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं कि सर यहाँ पर ये प्रॉब्लम आ रही है, कि इसको ऐसे थोड़ा बताएं, ठीक है ना, उसे मैं आपको बताता चलूंगा। अगला नंबर 3 हो चुके हैं हमारे द्विगु समास। द्विगु समास के बाद जो अगला नंबर हमारा आता है वो आता है, हम पढ़ेंगे कर्मधारय समास। देखिए कर्मधारय समास में पढ़ने के लिए कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है, विशेषण तथा विशेष्य हुआ, ठीक है ना। विशेष्य का मतलब होता है संख्या, ठीक है, संज्ञा। और इसे समझना सरल है, बिल्कुल सरल, ठीक है ना। क्वेश्चन आता है पहले कि विशेषण का विशेष्य किस में होता है, तो कर्मधारय समास के अंतर्गत होता है। अब हम कर्मधारय समास के अकॉर्डिंग समझेंगे, यहाँ पर इसके उदाहरण क्या होते हैं जानेंगे। देखिए जैसे होता है महापुरुष, ठीक है, देखिए महा एक अलग शब्द है, विशेषण है, तो महानता विशेषण होता है, और पुरुष क्या है, एक संज्ञा है, साफ दिख रहा है। तो इसमें कह सकते हैं कि महान है जो पुरुष, ठीक है, इसे आप आसानी से जान लेंगे। महान है जो पुरुष, है जो का छपा हुआ हो या उसकी विशेषता बतला रहा हो, वही चीजें होती हैं, ठीक है ना। अगला जैसे होता है नीलोत्पल, नीलोत्पल है, नीला है जो उत्पल यानी शरीर, ये किसकी विशेषता बतला रहा है, शरीर की विशेषता बता है। जैसे नील कमल, नीला है जो कमल, ठीक है, कमल नयन है ना, कमल के जैसे है नयन, ठीक है ना। कमल जैसे नयन, अब इन सब की क्या बता रहा है, ये एक दूसरे की विशेषता बतला रहे हैं, ठीक है ना। वहां पर अगर ऐसा है पीताम्बर, पीला है जो वस्त्र, ठीक है, कह सकते हैं पीताम्बर है, नीलांबर है आपका, और पीठपत है, कुछ भी आ जाए इस तरह से। तो आप जहां पर भी इसकी परिभाषा, यार जहां पर जैसे नीलकंठ सुना होगा आपने, नीलकंठ में दोनों समास होते हैं आपके। नीलकंठ में एक आपका बहुब्री समास भी होता है, अगर नीलकंठ नॉर्मल दे रखा है उसमें बहुब्री समास में दे करके कर्मधारय समास दे रखा है, तो हम सबसे पहले कर्मधारय समास को लगाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर भी देखिए अगर यहाँ पीताम्बर दे रखा है, पीताम्बर के साथ में कर्मधारय समास दे रखा हो और कर्मधारय न दे करके बहुब्री समास दे रखा हो, तो बहुब्री समास का भी उदाहरण है। पीताम्बर का मतलब होता है पीले हैं वस्त्र जिसके, अर्थात श्री कृष्ण। समझ में आ गया आपकी में, कुछ चीजें जहां पर कलर आ जाए, कलर के साथ किसी कपड़े का बोध हो रहा हो, शरीर का बोध हो रहा हो, तो वापस समझ लीजिए सीधी सीधी बात क्या होता है, जैसे लाल मणि या नील मणि, नील मणि आ जाए, नीली है जो मणि, लाल मणि आ जाए, ठीक है। तो जहां पर ये सब चीजें आ जाएंगी वहां पर आप कर्मधारय समास को लगा देंगे, नीलमणि, ठीक है। अगर ऐसे शब्द आते हैं तो आप वहां पर बहुब्री कर्मधारय समास को टच करेंगे, क्योंकि ये एक दूसरे की विशेषता बतला रहे हैं, ठीक है। और बहुत सारे उदाहरण हैं, उन्हें आप अपने जो एक्सरसाइज होती है उसमें टच कर दीजिए, आपको साफ पता चल जाएगा, ठीक है। अधिकतर यही पूछे जाते हैं जो मैंने लिखा दिया है, तो पीताम्बर पूछा जाएगा, नीलकमल नीलोत्पल है आपका, नीलकंठ को पूछ लिया था, नीलमणि को पूछ लिया, अधिकतर इन्हीं क्वेश्चनों को ज्यादा रिपीटेशन किया जाता है। बहुव्रीहि का मतलब होता है, मैंने पहले बता दिया, अन्य पद प्रधान, जहां पर अन्य पद प्रधान हो, यानी कह सकते हैं कि वह समास जिसमें दोनों पद अपने किसी
सामान्य अर्थ को छोड़कर एक विशेष अर्थ की तरफ विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, वहां पर होता है आपका बहुब्रीहि समास। इसमें पूछा जाता है कि जिसमें कौन सा पद प्रधान होता है, इसमें अन्य पद प्रधान होता है। ठीक है ठीक है। और हम आगे चलते हैं इसके लिए। इसमें उदाहरणों को जानेंगे जिसमें तीसरा पद प्रधान हो रहा होगा। ठीक है ना। अधिकतर देखिए, जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूं आपको कुछ चीजें, जैसे दशानन, 10 हैं आनन, आनन माने होता है मुख। ठीक है ना, शीश, मुख जिसके, अर्थात कौन होता है वो, रावण। ठीक है। अगर आता है यहां पर गजानन, अगर गजानन की हम बात करें तो गजानन में होता है गज के जैसे हैं, गज के जैसा है आनन जिसका, तो अर्थात गणेश। समझ में आ रहा होगा आपकी में। अब आया षडानन, तो षडानन माने होता है 6 है मुख जिसके, अर्थात सीधा सीधा जानेंगे तो कार्तिकेय। ठीक है। पीतांबर आता है, तो यहां पर पीला है वस्त्र जिसका, अर्थात श्री कृष्ण। ठीक है। अगला भी आता है, कई सारे क्वेश्चन आता है इसमें त्रिनेत्र, और त्रिनेत्र किसके हैं, भगवान महादेव के, महादेव या शिव। ठीक है। नीलकंठ में भी आ सकता है, यही मैं पहले ही बता चुका हूं, ये दोनों को टच करेगा। ठीक है। नीलकंठ में भी यही होगा, भगवान शिव को टच करेंगे। ठीक है ना। और सारे उदाहरण मैं आपको लिखाना चाहता हूं। देखिए, और उदाहरणों की बात करते हैं कुछ चीजों की, तो उन चीजों को जानिए। तिरंगा, तिरंगा एक ही है, 3 रंगों का दोनों ऑप्शन आते हैं इसमें। तिरंगे में अगर द्विग समास न देकर के बहुब्रीहि समास दे रखा है तो बहुब्रीहि समास होगा, और बहुब्रीहि समास न दिया हो तो द्विग समास चला जाएगा। तिरंगा, प्रधानमंत्री। ठीक है। इसमें भी आपका बहुब्रीहि समास होता है। ठीक है। और बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनमें आपके बहुब्रीहि समास होते हैं। आप इसमें पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद में जहां जहां आपको प्रॉब्लम्स आती हैं मुझे बताएंगे। वैसे तो अधिकतर सब चीजें क्लियर हो चुकी हैं, अधिकतर इन्हीं चीजों को ज्यादा रिपीट किया जाता है। जिसमें अन्य पद प्रधान हो रहा हो वहां होता है आपका बहुब्रीहि समास, जिसमें आपके दशानन है, गजानन है, षडानन, पीतांबर, त्रिनेत्र, नीलकंठ, तिरंगा है, प्रधानमंत्री है। ठीक है ना। और बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिसमें आपको हम और आगे जब प्रैक्टिस कराएंगे इसमें तो आपको उसको ही बताएंगे। आज हम यहाँ पर उन्हीं चीजों को पढ़ेंगे जो अधिकतर पूछी जाती हैं और उनके बारे में ही जानेंगे। ठीक है। अगला जो हमारा वो टॉपिक, अगला जो पॉइंट है उस पर चलते हैं अब। हाँ, इसमें एक चीज और ज्यादा पूछी जाती है, उसे ही मैं बताना चाहूंगा आपको। अब पूछा मृग नयनी, मृग नयनी। ठीक है। मृग नयनी, मृग नयनी का मतलब होता है मृग जैसे नयन है जिसके। ठीक है। मृग जैसे नयन हैं जिसके, अर्थात सीता। ठीक है। तो जहां पर आपको इस तरह के शब्द दिखाई दें, मृग नयनी है, तो आप सीधे वहीं चलाएंगे। या फिर कह सकते हैं कि आपको कोई ऐसा जैसे जलज आ जाए, पंकज आ जाता है, मतलब कह सकते हैं कि जितने भी कमल के जो पर्यायवाची हैं उसमें से कोई भी आ जाए वो सब बहुब्रीहि समास के उदाहरण होते हैं। है ना। कीचड़, पंख माने को होता है कीचड़ में जन्मा है जो, अर्थात कमल। ठीक है। इसके बावजूद अगर इसमें आ जाता है पंख जलधि आ जाए, जलधि। ठीक है। तो यहां पर भी आपका समुद्र को टच कर रहा होता है, जल का बहुत भंडार है जो, अर्थात समुद्र। ठीक है ना। तो यहां पर हम आपको समुद्र को भी टच कर देंगे। तो जहां पर तीसरे अर्थ की तरफ बोध कर रहा हो वो होता है आपका बहुब्रीहि समास। ठीक है। समझ में आ चुका होगा आपको। अब हम पढ़ेंगे आपका जो लास्ट जो हमारे पास बचा हुआ है समास।